डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनते हैं। और पहला जो पॉइंट हम लेते हैं, नंबर 1 पहला ग्राफ, वो हम ये लेते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो तो ग्राफ का हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए ऐसे बनेगा, ये टाइम एक्सिस है, यहाँ पे हमने वेलोसिटी ले ली। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है वो आप समझ के देखिए। वो मतलब है जैसे यहाँ पे हमने टाइम ले लिया, ये वेलोसिटी ले ली। टाइम जब 0 था तो सपोज करो वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड। टाइम 1 सेकेंड हुआ तो फिर ये होगी 2 मीटर पर सेकेंड, ये फिर 1 मीटर पर सेकेंड ही रही। जब ये 2 हुआ तो भी ये 1 मीटर पर सेकेंड रही। टाइम बढ़ता है फिर से 3 सेकंड हो जाता है, लेकिन वेलोसिटी फिर से 1 मीटर पर सेकंड ही रहती है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो इस प्रकार हम क्या बोलते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा, जैसे यहाँ टाइम 0 था तो वो 1 थी, टाइम 1 हुआ तो फिर से वो 1 रही, टाइम 2 था तो फिर भी ये 1 मीटर रही, 3 था फिर भी 1 मीटर रही। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन आती है किसके, टाइम एक्सिस के पैरेलल। और यहाँ से आपको पता है वेलोसिटी के साथ टाइम भी एसोसिएटेड होता है। वेलोसिटी के साथ क्या होता है, टाइम होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट लूँ, जैसे ये आपके पास t1 टाइम हो गया, ये t2 हो गया, तो t1 पे यहाँ पे एक वेलोसिटी ये होगी और यहाँ पे एक वेलोसिटी ये होगी। एक्सेलरेशन आपको पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी v2 माइनस v1 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। तो कितना हो गया t2 माइनस t1। तो यहाँ पे v2 कितना है, ये v2 है और t1 पे ये है v1। तो v2 कितना, 1 मीटर पर सेकेंड, v1 कितना 1 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय कितना हुआ 2 माइनस 1। t2 कितना था 2 और ये कितना 1, ये हो गया 2 और ये 1, दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 1, दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास ग्राफ नंबर 1। ग्राफ नंबर 2 हम लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। जो एक्सेलरेशन है ना वो यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। ये टाइम एक्सिस और ये वेलोसिटी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसमें क्या होगा, जैसे ऐसे है रहा है, टाइम ले लिया हमने, ये वेलोसिटी ले लिया, टाइम 0 वेलोसिटी भी 0, टाइम हो गया 1 सेकेंड, तो ये हो गया, मान लिया हमने 1 मीटर पर सेकेंड है। ये फिर 2 सेकेंड हो गया, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये 3 सेकेंड हुआ, ये हुआ 3 मीटर पर सेकेंड, ये 4 सेकेंड हुआ, ये हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बराबर बराबर टाइम में बराबर बराबर वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे 1 सेकेंड का इंटरवल है तो चेंज है 2 माइनस 1, कितना हुआ 1 मीटर पर सेकेंड। 3 माइनस 2 कितना हुआ 1, तो यहाँ भी चेंज कितना हुआ 1 मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है ये। तो इसका जो ग्राफ बनाओगे वो इस प्रकार से एक लाइन आएगी और यहाँ पे इस लाइन पे यहाँ पे ये जो एंगल बना रही है थीटा, ये इस एंगल को हम क्या नाम देते हैं, थीटा देते हैं। तो यहाँ से ये हम देखते हैं ये इस लाइन का क्या है, स्लोप है। कौन सा, ये स्लोप है, जिसको आप स्टीपनेस जो बोलते हो, ये स्टीपनेस है। और स्लोप यहाँ से आप देख रहे हो किससे डिटरमाइन हो रही है, इस थीटा से हो रही है। थीटा जितना ज़्यादा होगा स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसका स्लोप निकालूँ तो सपोज करो मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पे टाइम का, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी का पॉइंट ये हो जाएगा, है ना। तो इसको तो हम वेलोसिटी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, टाइम बोल सकते हैं। यहाँ से इसका अगर मैं स्लोप निकालूँ तो आपको पता है स्लोप होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा भी होता है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर तो ये हमारे पास वेलोसिटी और बेस कितना हुआ टाइम t, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। और वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम क्या होता है, दैट इज इक्वल टू a। a क्या है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हुआ, हमें एक इंपॉर्टेंट बात पता चले यहाँ से कि जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या करता है, वो रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। इस बात को आप याद करके रखें, कॉन्सेप्ट पॉइंट है ये और न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। दूसरा, ये जो ग्राफ है, ये हमारे पास ग्राफ बना, इस ग्राफ में एक
चीज़ और आती है, जैसे वीटी ग्राफ के अंडर आपके पास यहाँ पे क्या है, एरिया भी आ रहा है। जैसे ये एरिया आया हमारे पास वीटी ग्राफ का, ये एरिया भी आ रहा है ऐसे, ये एरिया आया, ठीक है ना। अब ये एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वीटी ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है, जैसे ये एरिया आपके पास आया, इस एरिया से आपको क्या मिलेगा हम ये पता करना है। ये एरिया आया वीटी ग्राफ के अंदर, ये एरिया किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है ना आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया आपको पता है कितना होता है, वो होता है, एरिया होता है कितना, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया अंडर दी ग्राफ। अगर आप यहाँ से देखोगे एरिया अंडर द ग्राफ, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगी उसकी हाइट, बेस, ये बेस हो गया, और ये क्या होगी हाइट। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया हाफ इंटू बेस कितना है टाइम, और इंटू हाइट क्या होगी v, यानी हमारे पास v इंटू टी की कोई टर्म आने वाली है, किसकी टर्म आने वाली है, v इंटू टी। तो देखो v इंटू टी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला करते हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ले लेते हैं पहले। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, और एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। हमारे पास क्या आया, v इंटू टी आया, v का और t का प्रोडक्ट आ रहा है, तो v का t का प्रोडक्ट यहाँ तो डिवीजन में आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन तो मिलने से रहा, तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, v इंटू टी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया है अंडर वीटी ग्राफ वो हमें क्या क्या देगा, ये हमें देगा गिव्स डिस्प्लेसमेंट, यानी गिवन टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट कितना मूव हुआ है वो हमें उसके अंडर एरिया से पता चल जाएगा। और ये डिस्टेंस भी देता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, आइदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। देखिए न्यूमेरिकल निकालते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, कैसे देगा। मान लीजिए आपको इस प्रकार से ग्राफ मिल जाए, एक ऐसा ग्राफ मिल गया, ठीक है, ये टाइम है और इधर क्या है वेलोसिटी, और ग्राफ की शेप है कुछ इस प्रकार से, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, ये मोशन है, ठीक है, वीटी ग्राफ उसका इस प्रकार से है। और यहाँ पे आपको कुछ डेटा गिवन है, जैसे यहाँ पे 1 सेकेंड है, यहाँ पे 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, और ये 4 सेकेंड है, ठीक। यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड है, ये 2 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे कितना है 1 मीटर पर सेकेंड है माइनस में, क्योंकि ये माइनस होता है ना, तो ये माइनस वी हो गया। ऐसा ग्राफ आपको गिवन है। अब आपसे कहा जाए इस ग्राफ से आप वेलोसिटी निकालो, इस ग्राफ से आप क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट हमने अभी भी देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, इसके अंडर एरिया होता है। तो इस ग्राफ के अंडर एरिया कितना आ रहा है, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास, एक तो ये एरिया, इसको ऐसे डिवाइड कर लो अपने हिसाब से, आसान रह जाएगा। एक तो ये एरिया आ रहा है ये, ठीक है, इतना एरिया बनेगा, तो ये तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। एक इसके अंडर फिर ये एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, ये जो हमने ब्लू कर दिया, एक ये एरिया आ रहा है, और फिर एक इसके अंदर ये एक ट्रायंगल फिर से बन गई, फिर एक इसके अंदर ये एरिया आ रहा है, ठीक है। और फिर से हमारे पास आगे अगर हम देखें तो आगे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे ऐसे ऐसे, तो एक एरिया आपके पास ये आएगा इधर, और एक एरिया आपके पास ये आएगा। तो ऐसे कुल मिला के आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 एरिया है, इन सभी को आप निकाल लो। तो पहले जो पॉजिटिव वाले हैं, जैसे ये ऊपर वाले एरिया हैं, इनको निकाल लेते हैं। तो हमारे पास पहले ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस। बेस देखो यहाँ से लेके ये यहाँ 1 रिप्रेजेंट है, ये है 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 है, तो बेस कितना हो गया 0 to 1, हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया 1 इंटू हाइट, हाइट कितनी है ये यहाँ पे 2, तो 2 हो गया। तो ये एरिया हमारे पास अगर 2 से कैंसिल हो गया 2, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर हो गया, क्योंकि ये हमने मीटर पर सेकंड में ले रखी है और टाइम किस में है सेकंड में। दूसरा एरिया निकालो आप, दूसरा ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसका, ये रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, तो ये रहा है 2, ये किस में लग रहा है, ये लग रहा है 2 - 1, तो इसका एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे ना, तो हो जाएगा 2 - 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 - 1, तो कितना हो गया 2, तो 2 - 1 कितना हो गया 1 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया ये
2 मीटर पर सेकेंड। फिर हमारे पास ये ग्रीन वाला पोर्शन बचता है, इसका फिर से निकालेंगे ग्रीन वाले पोर्शन का, तो इसका हो जाएगा हाफ इंटू इसका बेस कितना हो गया 3 - 2 1 इंटू हाइट कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 कैंसिल 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक, तो ये ऊपर वाला ऐड कर लेते हैं टोटल, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे इसका मतलब कितना आया, ये हमारे पास आया 1 प्लस ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 1 दैट इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 4 मीटर। यानी ऊपर वाले का एरिया कितना आ गया हमारे पास 4 मीटर एरिया इतना आ चुका है। अब निकालते हैं नीचे वाले का, इसका निकालेंगे तो 3 है, ये 4 है, तो मतलब ये हाफ हो गया, 3 के 4 के बीच का पार्ट है ना ये, तो इसका निकालेंगे तो फिर कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, ये 3.5 का पॉइंट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये कितना है 3.5 है, तो 3.5 है तो कितना हो जाएगा 3.5 - 3 करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया 0.5 हो गया ना, तो 0.5 इंटू हाइट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 -1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 2, ये यानी 5 डिवाइड बाई कितना हो गया 20, और ये माइनस का आया। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 20 माइनस का आया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज इक्वल टू -0.25। ठीक, मीटर आ गया। और सेकंड पार्ट है ना वो भी कितना है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 है, ये 4 है, 4 में से 3.5 घटाओगे ये 3.5 आने वाला है, हाइट उतनी रहने वाली है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इसको यहीं पे, क्योंकि पूरी ट्रायंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरे का आ जाएगा ना इसका, तो इंटू 2 तो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5, इसका कितना आ गया 0.5 मीटर। और किसका आया है ये 0.5 माइनस का आया है। तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव वाला डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास कितना 4 मीटर था और माइनस हुआ हमारे पास 0.5 दैट इज इक्वल टू आंसर आया 3.5 मीटर। ये बात तो थी डिस्प्लेसमेंट की। अगर इसी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालनी होती, क्या निकालनी होती डिस्टेंस, तो आपको पता है डिस्टेंस जो होती है ना, जो डिस्टेंस होती है हमें पता है ऑलवेज क्या होती है, डिस्टेंस ऑलवेज होती है पॉजिटिव। ठीक है ना, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन था ना ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये जो एरिया था, ये वाला एरिया जो हमने नेगेटिव लिया है इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो इसको पॉजिटिव लेंगे तो ये रिजल्ट किस में आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा तो इसको भी हम पॉजिटिव कर देंगे। तो उस केस में हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी आएगी आपके पास, डिस्टेंस आएगी 4 + 0.5 दैट इज इक्वल टू 4.5 मीटर। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास वीटी ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, तो उसके अंडर जो एरिया होता है वो हमें या तो क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा, और या हमें क्या देगा डिस्टेंस देगा। लेकिन उसमें आपको एक बात ध्यान देनी है कि डिस्टेंस जब आपको लेनी है तो कोई प्लस माइनस का साइन नहीं लेना, आपको ये जो टोटल एरिया है, ये जो एरिया है और ये एरिया है, इसको टोटल एरिया को ऐड कर देना है। टोटल को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगी डिस्टेंस। लेकिन अगर आप नीचे वाला ये जो नेगेटिव वाला एरिया है इसको आप नेगेटिव ले लेते हो और उसको पॉजिटिव लोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा इसमें डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा इसमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें इस ग्राफ से मिलती है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं, नंबर 3 के ऊपर। ग्राफ नंबर 3 हमारा कैसे बन सकता है, उसमें हम ये ले सकते हैं कि व्हेन देयर इज greater change in velocity in equal interval of टाइम इंटरवल बराबर है, बट उसमें जो वेलोसिटी का चेंज है वो ज़्यादा हो रहा है, वेलोसिटी ज़्यादा बदल रही है और टाइम क्या है कॉन्स्टेंटली चल रहा है, ये टी होगा, ये वेलोसिटी एक्सिस होगी, तो उसका जो ग्राफ होगा उसकी शेप कुछ इस टाइप से होगी, ऐसे होगा। ठीक है, नंबर 4
when there is small increase in velocity in equal interval of टाइम। और इसको एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, ये टाइम, ये वेलोसिटी, और ग्राफ की शेप होगी कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप देख भी पाओगे कि वेलोसिटी जो है ना वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। ओके, नंबर 5 ये है। नंबर 5 वाला केस हम ऐसा लेते हैं कि जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे ऊपर, यहाँ ये ग्राउंड है, ये अर्थ है ना, ये ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो आप ये बताओ ऊपर की तरफ फेंकोगे तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है? सोच के देखो आप, आपको पता है जैसे जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा यहाँ पे, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और यहाँ जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? मैक्सिमम थी। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती है? डिक्रीज। और इसमें एक्सेलरेशन जो ए होता है वो होता है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का न्यू क्योंकि ये रिटार्डेशन है, और तभी तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके यहाँ पे वेलोसिटी 0 ही। तो एक्सेलरेशन जो होता है ना इसमें, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमेशा डाउनवर्ड काम करता है। तो इसके कारण इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाती है। इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो आप इस प्रकार से बनाओगे इसको, ये v और ये t। तो यहाँ स्टार्टिंग में मैक्सिमम वेलोसिटी थी इसकी, जैसे यहाँ से किया, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचा तो यहाँ पे इतने टाइम पे पहुँच गया ये हाईएस्ट पॉइंट पे। अब आगे देखिए, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने के बाद ये फिर डाउनवर्ड आता है। तो यहाँ वेलोसिटी 0 थी, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद दोबारा जैसे जैसे ग्राउंड की तरफ आता है तो इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती जाती है, और यहाँ पे आने के बाद फिर से क्या हो जाती है? मैक्सिमम। तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे डाउनवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे जो नेगेटिव वेलोसिटी है, ये जो है ना, ये नेगेटिव वेलोसिटी है यहाँ पे, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि वेलोसिटी लगातार इसकी इंक्रीज हो रही है फिर से रिवर्स डायरेक्शन में, और ये अपनी ओरिजिनल जो पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट, जो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये यहाँ पे ये पहुँच रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ नंबर 5। लेकिन अगर यही ग्राफ, जो ये 5 नंबर वाला ग्राफ हमने बनाया है, ये हमें स्पीड के लिए बनाना पड़ता, तो कैसे बनाते? स्पीड के लिए, तो स्पीड के लिए ग्राफ बनता है ये ऐसे ग्राफ बनता है। यहाँ से ये ऐसे आया और फिर यहाँ से ये ऐसे चला जाता। अब आप सोचोगे कि ये यहाँ तक तो ठीक है, ये ऊपर क्यों गया? इसका ये जो पोर्शन था ना, ये पोर्शन यहाँ पे आ गया। क्यों आया स्पीड में ऊपर? क्योंकि आपको पता है स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। और आपको पता है डिस्टेंस ऑलवेज कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, इसका मतलब स्पीड भी हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा? ग्राफ ऊपर की तरफ। तो ये जो ग्राफ हमारे पास बना, ये वाला ग्राफ क्या है? स्पीड के लिए है। किसके लिए है? स्पीड के लिए। कब? जब ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका जाता है और ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आता है, तो स्पीड का तो ये ग्राफ बनेगा और वेलोसिटी का बनेगा ये। अब एक ग्राफ और लेते हैं, और वो क्या है कि मान ले बॉल है आपके पास, ये बॉल है, बॉल को ग्राउंड पे डाला गया ऐसे। ठीक है, तो डाला गया मतलब यहाँ से ड्रॉप किया गया, है ना। ड्रॉप किया तो इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी थी? 0। जब वो यहाँ पे पहुँचेगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और फिर यहाँ से वो फिर से बाउंस बैक करेगी, ऊपर की तरफ जाएगी और एक हाइट पकड़ेगी। सपोज करो वो यहीं तक आई, तो यहाँ पे जाके फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब ये 0 से चला, यहाँ तक आके मैक्सिमम लिया, मैक्सिमम से फिर गया, फिर कितना हो गया? 0। तो इसका आप ग्राफ बनाओगे, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी होगी। ये 0 से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक मैक्सिमम हुआ, तो मैक्सिमम कौन सा हो गया? ये। मतलब इस टाइम के ऊपर ये ग्राउंड को क्या कर रही है? टच कर रही है। और उसके बाद फिर से ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती है। मतलब स्पीड इसकी लगातार डिक्रीज होती है। स्पीड इसकी लगातार क्या हुई? डिक्रीज हुई। और इस पॉइंट पे आने के बाद फिर से क्या होगी? वो 0। तो यहाँ पे आने के बाद ये होगी 0। तो ये टाइम यहाँ पे इस टाइम के ऊपर, फिर से इस टाइम के ऊपर ये कितनी हो जाती है? 0। मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाती है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है, ये रिप्रेजेंट करता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का।
और फिर ये जो डाउनवर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एग्जाम्पल्स थे। इस ग्राफ से मेनली हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो क्या कि जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, और दूसरा इसके अंडर जो एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूजफुल है।